अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर लेक्चरर मिधत अब्बास। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म किया था, चैप्टर 5 विच इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। आज हम उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, हम अपना वही टेक्निक अपनाते हैं जो हम पहले यूज करते थे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। What are the reasons behind the late industrialization in the Muslim world? Explain. So, reasons behind the late industrialization. So, the focus is on the word late. कि industrialization हुई तो जरूर लेकिन late. In the Muslim world, now sometimes we tend to forget this important word. Explain means that you give all the reasons और डिटेल में बताएं कि क्या क्या रीजंस थे और उन रीजंस की वजह से कैसे अफेक्ट हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जस्ट गिव अ रिकैप बिकॉज फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर द आंसर सेक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और अ रीजन ऑन अ लार्ज स्केल। हम सबसे पहले डेफिनेशन दे के अपना भी एक नॉलेज रिफ्रेश करते हैं और फिर क्वेश्चंस को भी एक प्रॉपर कैटेगोरिकली लेके चलते हैं। जब ये बता दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, फिर हम देखते हैं वो 3 फैक्टर्स और वो 3 रीजंस व्हिच वर बिहाइंड द लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि ये वाला स्टेप मुस्लिम कंट्रीज में लेट क्यों हुआ। सबसे पहला फैक्टर है कॉलोनियल पावर पॉइंट ऑफ व्यू। कॉलोनियल पावर पॉइंट ऑफ व्यू, कॉलोनियल पावर ब्रिटिश, राइट। अब ब्रिटिश ने बरसगीर पे ओवर 200 ईयर्स राज किया, ठीक है। 1947 में वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम देम। सो जब तक वो राज करते रहे, वो क्या करते थे, वो सब कॉन्टिनेंट से फायदा उठाते थे, रॉ मटेरियल्स, स्पाइसेस, ये सब चीजें कम दामों पे लेके, ठीक है। सो जब ये लो रेट्स पे लेते थे तो ये अपने कंट्रीज में ये रॉ मटेरियल्स और स्पाइसेस और इवन ह्यूमन लेबर, ये इसको यहां से एक्सपोर्ट करके अपने कंट्रीज में फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे बिकॉज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन दोज रीजन्स। वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप थी, वहां पे ये चीप दामों पे लेके इनको डेवलप करके प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाते थे और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो प्रोडक्ट्स महंगे दामों पे बेचते थे। सो अपनी इकोनॉमी ये ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे, लेकिन सब कॉन्टिनेंट और मुस्लिम वर्ल्ड या जनरली मुस्लिम कंट्रीज की इकोनॉमी को इफेक्ट करते जा रहे थे और उसको बढ़ने नहीं दे रहे थे, हमारी मईशत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहे थे। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर ये इनकरेज हमने कर दिया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, तो ये सब चीजें ये खुद अपने मुल्क में यूज करेंगे तो हमारे लिए उस तरह और उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो सकेंगी। सो उनके पैसे ज्यादा लगना शुरू हो जाएंगे इन द प्रोसेस रादर देन कि वो उससे अर्न करें। सो इसलिए ये लोग इनकरेज नहीं करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दीज मुस्लिम कंट्रीज, ताकि ये फायदा उठाते रहें और उन मुल्कों को फायदा ना हो सके। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वो बेसिक चीजें जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए वो मौजूद नहीं थी। अब इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हैवी आयरन चाहिए होती है। अब वो सिंस बाकी मुल्कों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी और वहां पे एक्सपोर्ट भी हो गई थी, यूज भी हो गई थी, तो उसको सेटअप करने के लिए ना आयरन अच्छी क्वालिटी की थी और ना उतना पैसा था कि इस आयरन को रिफाइन करके इंडस्ट्री सेटअप की जाए। सो इकोनॉमी वीक, lack of infrastructure, lack of iron to set up the steel industry, so lack of infrastructure, ये एक रीजन था जिसकी वजह से लेट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन मुस्लिम वर्ल्ड में। तीसरा रीजन है लेट डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड कोल। तो ये एक बात है कि मुस्लिम वर्ल्ड में 7th सेंचुरी तक, स्पेशली अगर हम गल्फ रीजन की बात करें, गल्फ रीजन में 7th सेंचुरी तक कोई इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। अब आप जरा मैप पे एक नजर देखें ताकि आपको गल्फ रीजन का आइडिया हो जाए। ये मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं। गल्फ रीजन में 7th सेंचुरी तक कोई इंटरेस्ट नहीं था दुनिया का। व्हाई? क्योंकि वहां पे बंजर जमीन थी, ना एग्रीकल्चर हो सकता था, ना उसके जमीन के अपने पास कोई अपनी मादनियात या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थी। देन आफ्टर दैट सडनली 20th सेंचुरी में आके वहां पे ऑयल और कोल डिस्कवर हो गया। सऊदी अरेबिया, गल्फ का एक बहुत मेजर पार्ट, सऊदी अरेबिया में जब ऑयल निकला तो लोग वहां पे अट्रैक्ट होना शुरू हो गए क्योंकि हर एक को पावर चाहिए थी। ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनर्जी, सो इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड पीपल वर अट्रैक्टेड देयर।
सो इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ वो डिस्कवरी भी बहुत लेट आके हुई. जब लेट आके हुई तो उसी ऑयल को यूज करके वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट हुई. सो these 3 reasons need to be explained in detail like I did to you people, and then you write down comprehensive answer in a paragraph form. So please जरूर लिखिए. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. From the chart on industries shown on page 26, मैंने यहाँ पे उस चार्ट का एक हिस्सा ड्रॉ किया है. वैसे वो बुक के पेज 26 पे शोन है and you can also see it on the screen right now. Yes. So from the chart on industries shown on page 26, calculate the total value of industrial products of the Muslim countries shown. Remember the term GDP, gross domestic product? It refers to the total amount of industrial products produced in a country within a given time frame. Most probably year होता है, within a year. अब वो जो total industrial products है उनका number नहीं count किया जाता, उनके ऊपर जो पैसा लगता है उसको calculate किया जाता है. So it is shown in this graph. आपके x axis पे it has US dollar in millions, क्योंकि वो amount calculate की गई है US dollars में. Scale show कर रहा है 0, 500, 1000 और 1500. बुक में ये 2500 तक है, but for the scope of understanding the question मैंने इसको फिलहाल 1500 तक ड्रॉ किया है. जापान में ये approximately, if you can draw a line here, ये approximately $1250 million के इक्वल है. ये जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई फॉर द ईयर. चाइना के लिए अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 950. कैसे? हम इस बार को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 600, 700, 800, 900. सो ये अप्रोक्सीमेटली उसके मिडिल में आती है. So it is 950, right? Then question is asking us to calculate for Muslim countries. ये 2 examples हमने scale समझने के लिए use किए हैं. Now let's talk about Saudi Arabia. Saudi Arabia में अगर हम इसको divide करें तो this is 1, 2, 3, 4 and 5. So ये approximately middle में है, which is $250 million. मुस्लिम कंट्रीज में ये जीडीपी बहुत लो है एज कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. रीजन अभी हमने देखा, लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो सऊदी अरेबिया में $250 million है. इंडोनेशिया में इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सऊदी अरेबिया, वो उसका भी हाफ है. सो वो कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इट इज गोइंग टू बी $175 million. टर्की में समवॉट सिमिलर, थोड़ा सा फर्क है. अगर आप इसको लाइन को ड्रॉ करें तो अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा अराउंड $170 million. इसी पैटर्न पे अपने बुक के पेज पे स्केल को डिवाइड करें एज आई हैव शोन यू, जिस तरह मैंने आपके सामने किया है, और फिर इन 3 कंट्रीज के लिए कैलकुलेट करें. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. प्लान अ हॉलिडे to any one of these countries. Find out how to get there, the routes and the main spots to visit. अब हमने करना क्या है? हमने सबसे पहले एक हॉलिडे प्लान करनी है to any one of these countries, जिस कंट्री को आप विजिट करना चाहते हैं. Find out how to get there. वहां पे जाया कैसे जाए, the routes, हम कौन से रास्ते लेंगे, and the main spots. अब किसी जगह पे भी जाने के लिए, अब आप सोचिए जैसे आपने किसी जगह पे जाना है फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वो जगह चूज करेंगे जहां आप जाते हैं. अब वो जगह के चूज करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? चूज अ कंट्री टू विजिट, उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां के मेन स्पॉट्स क्या है, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, वहां की कौन सी चीज आपको अब इस बात पर मजबूर करती है कि आप उस जगह को विजिट करें. अब जैसे अगर हम अपने मुल्क को ही लें तो पाकिस्तान में नदर्न एरियाज हैं, कल्चरल हिस्टोरिकल साइट्स हैं, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर अट्रैक्टेड टू देम. हाउएवर अगर हम बात करें टर्की की, टर्की में ब्लू मॉस्क है, देन देयर इज द ब्लैक सी. फिर अगर हम बात करें मलेशिया की तो मलेशिया में देयर आर बीचेस, देयर आर आइलैंड्स. इंडोनेशिया की बात करें तो आइलैंड ऑफ बाली. जिन लोगों को आइलैंड्स देखने का शौक है,
What is an island? Island obviously वो जमीन का टुकड़ा जिसके इर्द गिर्द पानी होता है. So जिन लोगों को पानी की जगह पे जाने का शौक है या समुंदर देखने का शौक है वो ऐसी जगह चूज करते हैं. So the first step is going to be choose a country to visit. अब आप अपने पेपर पेंसिल पकड़िए, अपने दिमाग में ये फैक्टर रख के सबसे पहले वो कंट्री चूज करें जिसको आपने विजिट करना है. डन? कंट्री चूज करने के बाद लेट्स चूज अ रूट टू रीच दैट कंट्री, कि अब हम उस मुल्क में जाएंगे कैसे. अगर तो उसके साथ सी है तो ऑब्वियसली हम क्रूज भी कर सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. सो ये रूट चूज करते हुए हम माइंड में ये रखते हैं कि विच वन इज मोर इकोनॉमिकल फॉर अस, बिकॉज कोई भी जो हॉलीडे प्लान करता है ऑब्वियसली वांट्स टू कीप द एक्सपेंडिचर मिनिमम, कि पैसे कम से कम लगें या वाइजली पैसे खर्च करें ताकि हम वहां पे जाके एंजॉय कर सकें. सो चूज द रूट, एयर, सी और लैंड. जो लोग पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं वो तो लैंड रूट भी ले लेते हैं, बट आउटसाइड पाकिस्तान ऑब्वियसली यू नीड टू ट्रैवल बाय सी और बाय एयर. सो अब जैसे आपने कंट्री चूज किया वैसे आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट देखिए कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहां पे आप बाय एयर जाना चाहेंगे या बाय सी जाना चाहेंगे. आपको रूट मिलता है और अपने पैसों को माइंड में रखिए. देन नोट डाउन द मेन टूरिस्ट स्पॉट्स. अब इस पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, ये देखते हैं कि उस जिस जगह पे हमने, जिस मुल्क पे हमने जाना है वहां की मेन अट्रैक्शन या स्पॉट्स क्या हैं. अगर हम बात करें यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज की तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स शॉपिंग के लिए, हिस्टोरिकल साइट्स हैं. दुबई की बात करें तो शॉपर्स पैराडाइज. सो यू हैव बुर्ज खलीफा, यू हैव डेजर्ट सफारी, यू हैव द फूड देयर, देन यू हैव दिस न्यू अटलांटिक ओशन, this underground thing which is built in Dubai, jisme there are fish and different types of sea creatures. So yes, I'm giving you ideas, I'm giving you examples. You can pause the video again and then research on the spots in the country you want to visit and note them down. Arrange accommodation. Obviously अब हमने वहां जाने का तरीका देख लिया, हमने वहां के मेन स्पॉट्स देख लिए, अब हम वहां पे रहेंगे कैसे. होटल, रेस्टोरेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट, whichever is suitable for you, आपको उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी. फिर अरेंज ट्रांसपोर्ट. अब उस जगह पे उस अकोमोडेशन में चलो हम पहुंच गए एयरपोर्ट से या सी पोर्ट से, वी रीच दैट होटल और रेस्टोरेंट और द स्टूडियो अपार्टमेंट वेयर वी वांट टू लिव. देन वी अरेंज ट्रांसपोर्ट, कि अब हम उस होटल से उन मेन स्पॉट्स को विजिट करने कैसे जाएंगे, हम वो लोकल ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करें. एंड देन द लास्ट स्टेप इज टू अरेंज एंड प्लान एक्टिविटीज. अब फूड तो ऑब्वियसली वहां पे अवेलेबल होगा उस रेस्टोरेंट में भी, लेकिन जाहिर सी बात है आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां की अपनी भी क्विजीन है. जैसे हमने मलेशिया की मले क्विजीन का बात किया था, पाकिस्तानी क्विजीन बहुत फेमस है, फ्रेंच क्विजीन बहुत फेमस है, ओरिएंटल, कॉन्टिनेंटल, दीज क्विजीन्स आर वेरी फेमस और हर एक के अपने टेस्ट और अपने फ्लेवर्स हैं. सो ये चीजें भी माइंड में रखना बहुत जरूरी है. कुछ लोग जब किसी जगह पे बाहर जाके स्टे करते हैं तो वो इंडोर गेम्स भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग आउटडोर गेम्स प्रेफर करते हैं. तो ये सारी चीजें कीपिंग इन माइंड कि आपको क्या चीज ज्यादा एक्साइट करती है, किस चीज से आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, इन सारी चीजों को दिमाग में रख के आप अपनी जो हॉलीडे है वो प्लान करें. बट कीप इन माइंड ऑल दीज 6 फैक्टर्स. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पाकिस्तान हैज मेनी टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट. नेम द प्लेसेस यू हैव विजिटेड और वुड लाइक टू विजिट. अब पाकिस्तान के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स जो कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी हमने लिस्ट बनानी है. I'm going to give you some few and there are many more than these. मीनार पाकिस्तान, obviously historical background, पाकिस्तान रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ. लाहौर फोर्ट, obviously cultural and historical both importance. बादशाही मॉस्क 16th century से है and it is still as beautiful as it was that day. हिरन मीनार. Then we have Mohenjo-daro. It's an archaeological site. ये ऐसी साइट है जहां की रिमेन्स हैं जो आज से बहुत साल पहले जो जगह आबाद थी और फिर उस जगह के लोग कहीं और मूव कर गए, वहां पे फ्लडिंग हुई, वो जगह बर्बाद हो गई, लेकिन वो इतना अच्छा प्लान सिटी था कि उसके रिमेन्स अभी तक वहां है. सो मोहनजोदारो, जहांगीर्स टूम्ब, वजीर खान मॉस्क. अगर आपने कल्चरल और आर्टिस्टिक ब्यूटी देखनी है तो ऑब्वियसली वजीर खान मॉस्क. देन रोहतास फोर्ट. We have Qatas Raj temples, we have Rani Kot Fort. So there are others as well which belong to different cultures, but since they are in Pakistan, so they do hold importance. सिर्फ religious importance नहीं, but cultural importance as well.
then Mazar-e-Qaid Karachi mein, then we have Lahore Museum, obviously Lahore mein, then we have Nanga Parbat. Now if I go to the scenic beauty site or things which attract people from all over the world, the Nanga Parbat, world's second highest mountain, present in Pakistan, obviously it is a place to visit. Fairy Meadows, then we have Kaghan Naran, we have northern areas, we have Kashmir, we have Muzaffarabad, we have Murree. So the list is endless. Pakistan की खूबसूरती के बारे में तो जितनी मर्जी बात करा लें. So yes, that's how you're supposed to answer questions in detail, keeping in mind the important factors in the question and also at the same time explaining and linking those factors to each other. Okay students, मिलेंगे next lecture में with a new chapter. Allah Hafiz.